Hello everyone, I'm Gulshan Maurya and today we'll talk about fundamental rights. Okay, so let's start. So first of all, fundamental right जो है हमारा वो आता है अंडर पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये आपका आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 के बीच में डिफाइन किया गया है. ठीक है, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35. सो याद रखना, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 में फंडामेंटल राइट्स हमारे डिफाइन किए गए हैं. ठीक है, अब देखते हैं पार्ट 3 को. So, Part 3 of the Indian Constitution is also known as Magna Carta of India. Very, very important. It is also known as Magna Carta of India. Okay. So, question कैसे आ जाते हैं? Which part of Indian Constitution is known as Magna Carta of India? So, you just have to answer Part 3 of the Indian Constitution is known as Magna Carta of India. Okay. ओके, बात करते हैं ये कहाँ से हमने लिया है. सो बेसिकली हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस से लिया है. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हैज़ आर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट. ठीक है, और एक चीज़ आप लोग नोटिस करोगे कि जितने भी एक्ट्स हैं, बिल्स हैं, या फिर जितने भी चीज़ें हैं जो कि सिटीजन को एम्पावर करती है, ठीक है, ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें हमने यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की गई हैं, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट. ओके ओके, सो फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए हम नहीं देखते हैं जनरली. फंडामेंटल राइट्स तब यूज़ करते हैं हम, और या फिर इसका इस्तेमाल तब होता है जब लाइक कोई स्टेट है और वो आपको ऐसी पॉलिसीज़ बना के दे रहा है, ऐसी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा है जो कि आपका बेसिक फंडामेंटल राइट है उसको वायलेट करता है. ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल पे भी अप्लाई होती है. फॉर एग्जांपल, आर्टिकल 17. आर्टिकल 17 क्या कहता है? अनटच. विल टॉक अबाउट आर्टिकल 17, हम आगे देखेंगे आर्टिकल 17 में. पर इसमें देखिए आर्टिकल 17 क्या कहता है. आर्टिकल 17 कहता है अनटचेबिलिटी. ठीक है, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है आर्टिकल 17 हमारा. ठीक है, वैसे ही आर्टिकल 23 फोर्स लेबर, आप किसी से फोर्स लेबर नहीं करा सकते. ठीक है, सो अगर आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी का अभी भी फॉलो कोई कर रहा है, अभी भी कोई कर रहा है कि भेदभाव कर रहा है, अनटचेबिलिटी किसको नहीं छूना, उसको नहीं छूना, और कास्ट बेसिस पे अनटचेबिलिटी का अभी चल रहा है, तो बेसिकली इट इज़ इलीगल. ठीक है, और इसके खिलाफ आप एक प्राइवेट इंडिविजुअल को भी कोर्ट ले जा सकते हो. ठीक है, वैसे ही अगर देखें हम आर्टिकल 15, जिसमें कहा जाता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ डिसेंट. ओके, सो इसमें कहा यह गया है कि किसी भी रिलीजन पे या रेस पे या उसके जाति पे, सेक्स पे, ठीक है, या कहाँ से वो बिलोंग करता है, इनके बेस पे हम किसी से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, वैसे आर्टिकल 24 देख लिया जाए तो आर्टिकल 24 क्या कहता है? चाइल्ड लेबर है बेसिकली. ठीक है, सो चाइल्ड लेबर को एबॉलिश करने का काम आर्टिकल 24 करता है. ठीक है, सो आर्टिकल 24 और आर्टिकल 15 किसी प्राइवेट कॉरपोरेशन के अगेंस्ट अप्लाई होते हैं. सो अगर कोई इंडस्ट्री या कोई कंपनी किसी चाइल्ड को, ठीक है, चाइल्ड मीन्स बिलो द एज ऑफ 14. ये हम हमेशा देखते हैं कि अगर चाइल्ड का वो नाम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि बिलो द एज ऑफ 18. नो, इट इज़ बिलो द एज ऑफ 14. अगर कोई कंपनी में या किसी इंडस्ट्री में चाइल्ड काम करता है तो जो प्राइवेट कॉरपोरेशन है, जो कंपनी है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट्स तो आपको मिले तो हैं, पर जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है आपके ऊपर, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. ठीक है, और वो जस्टिफाई करने होंगे उसको. फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें कि मूवमेंट ऑफ पीपल, सो वी हैव फ्री मूवमेंट विद इन द टेरिटरी. हमारे पास हक है कि हम अपने इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं, पर अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में सिचुएशन ख़राब है, ठीक है, सो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि हमें वहाँ ना जाने दे. ठीक है, सो ये कुछ रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट कैन अप्लाई. ओके, आगे देखते हैं. हमारे पास फंडामेंटल राइट्स कितने तरह की होती हैं? ठीक है, सो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स होती हैं 6 तरह की. एट प्रेजेंट 6 तरह की ही हमारे पास है. कौन कौन सी हैं? राइट टू इक्वालिटी, हमारे पास 14 टू 18, आर्टिकल 14 से 18 तक राइट टू इक्वालिटी डिफाइन की गई है. राइट टू फ्रीडम,
आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 डिफाइन की गई है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ये किस में डिफाइन की गई है, आर्टिकल 29 एंड 30 में। ओके, अब इसमें आप एक चीज़ नोटिस करोगे, 30 के बाद 32 आ जा रहा है, 31 गायब है। सो गायब इसलिए है क्योंकि इसमें 31 वॉज पहले था, अभी नहीं है। क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी का अधिकार, ठीक है, पर उसको डिलीट कर दिया गया। कौन से अमेंडमेंट में, अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट में उसको डिलीट कर दिया गया 1978, 44वें अमेंडमेंट में 1978 में उसको डिलीट कर दिया गया, ठीक है। अब इसकी एक और कहानी है, वो हम किसी अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये समझो कि अच्छा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ओके, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको देखेंगे। सो ये आता है 32 से 35 तक, ओके। ओके, बात करते हैं हमारे पहले आर्टिकल की, अंडर पार्ट 3 जो है आपका आर्टिकल 12। सो आर्टिकल 12 क्या करता है, आर्टिकल 12 बस डिफाइन करता है। एक्चुअली में ये राइट फंडामेंटल राइट है नहीं, बट ये फंडामेंटल राइट को के चीज़ों को डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल स्टेट को डिफाइन करता है कि स्टेट किसे कहते हैं, ठीक है। सो इट डिफाइंस द स्टेट। स्टेट में क्या क्या आ जाएगा आपका, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के जो अभी सेंटर में गवर्नमेंट होती है उसके लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स को डिफाइन करेगा। वैसे ही लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट को डिफाइन करेगा। उसके अलावा ऑल लोकल अथॉरिटीज़, अथॉरिटीज़ कौन कौन सी है, म्यूनसिपालिटीज़, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एसेट्रा, इन सबको डिफाइन करता है, ठीक है। और क्या करता है, स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़, ठीक है। अब ये देख लेते हैं स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ क्या होती है। जितनी भी बॉडीज़ होती हैं, जितनी भी अथॉरिटीज़ होती हैं जो कि किसी एक्ट के द्वारा बनाई गई हैं, फॉर एग्जांपल नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल लॉ कमीशन एसेट्रा, बहुत सारी हैं, ठीक है, वुमेन कमीशन एसेट्रा एसेट्रा, जो भी आप देखोगे कि जितनी भी आपकी किसी लॉ द्वारा बनाई गई हैं पार्लियामेंट द्वारा, उसको क्या कहते हैं हम, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ कहते हैं, ठीक है। अब नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, विच आर फॉर्म्ड बाय एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन और एक्शन, विच मीन दैट दे आर फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट एक्शन ओनली, ठीक है। इसमें पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है, बेसिकली गवर्नमेंट एक्शन के द्वारा ही बनाई गई हैं। जैसे कि इसमें क्या है, सीबीआई, सीबीसी, लोकपाल, लोकायुक्त एसेट्रा, ठीक है। ओके, सो आर्टिकल 12 में हमें ये देखा कि स्टेट किसे कहते हैं, स्टेट की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। सो ओके, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 13 कहता है कि अगर कोई गवर्नमेंट, ओके, लेट्स रीड द स्टेटमेंट। आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर दैट ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड। मतलब कोई भी लॉ जो भी बनता है गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, अगर वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है उस राइट उस लॉ द्वारा, देन इट इज़ अ लॉ विच इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अगर करेगी तो अंडर आर्टिकल 32, और अगर हाई कोर्ट करेगी तो अंडर आर्टिकल 226। ये दोनों कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो उस लॉ को कैंसिल कर दे, उस लॉ को ख़त्म कर दे, ठीक है। अभी रिसेंटली एक जजमेंट आया है मराठा रिजर्वेशन का, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये काफ़ी अच्छा जजमेंट दिया है, जिसमें आपके महाराष्ट्र में एक रिजर्वेशन स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया था मराठास के लिए, ठीक है।
अब सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जब इसकी सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओके, दिस इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल और ये गलत है, और 50% से ज़्यादा जो हमारा बताया गया है कि रिजर्वेशन नहीं हो सकता, सो इसको वॉयलेट करता है। ठीक है, किसी भी स्टेट में 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता, मतलब टोटल रिजर्वेशन अप टू 50% ही हो सकता है, बट इस केस में मराठाज रिजर्वेशन जब अप्लाई हो रहा था तो 50% से ज़्यादा हो जा रहा था। ठीक है, सो इस चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको कैंसिल कर दिया, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ओके, सो बात करते हैं राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया गया हमारा? राइट टू इक्वलिटी डिफाइन किया गया है फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। ठीक है, सो इसमें देखेंगे मैंने थोड़ा सा पिक्चोरियल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, जो कि एक पिक्चर याद रहे जब उस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखें। ठीक है, सो आर्टिकल 14 बात करते हैं इसमें क्या कह रहा है। सो आर्टिकल 14 सेज नो पर्सन शैल बी डिनाइड ट्रीटमेंट ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इक्वालिटी की बात करता है आर्टिकल 14, मतलब आप सभी लाइक जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं सबको इक्वल ट्रीट करना है। ठीक है, अगर इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा है देन इट इज़ अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, और वो आर्टिकल 14 के अंदर आता है। ठीक है, सो इक्वालिटी की बात करता है आर्टिकल 14। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, इसको या हेयर, सो ये बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, बात करते हैं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है, आर्टिकल 15 provides that no citizen shall be discriminated on the ground of religion, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ प्लेस। ठीक है, किसी को जाति, धर्म, सेक्स या बर्थ प्लेस के हिसाब से आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। अगर आप ऐसा करते हो देन इट इज़ द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15, इट इज़ द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, और इसके खिलाफ आपको पनिशमेंट हो सकती है। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा करता है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो दिस इज अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, सो आपको याद रखना है कि ये डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ है, ये वाला डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ है। आर्टिकल 15 इज अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मीन्स जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, अब आप कहोगे कि इसमें तो रिजर्वेशन होता है, तो यार रिजर्वेशन है वो एक अलग मुद्दा है। ठीक है, मतलब अब सबको बराबर लाने की कोशिश की गई है तो उस हिसाब से हमें रिजर्वेशन देना पड़ता है। अब ये हमने पहले भी बात की थी कि ये एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है। गवर्नमेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट लगा सकती है या फिर रीजनेबल लॉज बना सकती है। ठीक है, तो इसमें भी आर्टिकल 16 में देखोगे तो ये बात की गई है कि सारे लोगों को, सारे भारतीय जितने भी हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। किस में? एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी पब्लिक ऑफिस। ठीक है, सो सबकी इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक ऑफिसेस। सो वो किस में बात की गई है? आर्टिकल 16 में। ठीक है, ओके, सो आर्टिकल 16 इज बेसिकली रिलेटेड टू जॉब्स। जॉब्स के बारे में बात की गई है आर्टिकल 16 में, याद रखना है जॉब्स के बारे में बात की गई है आर्टिकल 16 में। ठीक है, अब आर्टिकल 17 देखते हैं क्या कहता है। abolition of untouchability. Article 17 abolishes untouchability and forbids its practice in any form. ठीक है, सो आर्टिकल 17 क्या कहता है यार? आर्टिकल 17 में यही बोला गया है कि किसी को जैसे कि अभी भी हमारी काफ़ी इंडियन सोसाइटीज़ में होता क्या है कि कास्ट सिस्टम चलता है और वहाँ पे लोअर कास्ट, अपर कास्ट एंड कम्स SC STs आते हैं, दलित्स आते हैं, सारे लोग। सो अभी भी ये होता है कि अपर कास्ट वाले हो बहुत जगह, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह होता है, बहुत थोड़े से जगह में हमारी सोसाइटीज़ में होता है अभी भी कि अपर कास्ट वाले लोग लोअर कास्ट को छूना अलाउड नहीं करते। लाइक छूना इज़ लाइक उनके लिए गलत चीज़ होती है, तो ये चीज़ गलत है बेसिकली। ठीक है,
ये चीज़ नहीं होना चाहिए, और इसको ही अबॉलिश करने के लिए, इसको ही ख़त्म करने के लिए हमारा आर्टिकल 17 काम करता है। और ये बेसिकली बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, और अगर कोई ऐसा करता है, इसका उल्लंघन करता है और भेदभाव करता है, अनटचेबिलिटी करता है बेसिकली, सो अनटचेबिलिटी करता है, तो ये अंडर आर्टिकल 17 उसको पनिशमेंट हो सकती है। ठीक है, सो आर्टिकल 17 क्या करता है, आपका एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, आर्टिकल 18 देखते हैं। आर्टिकल 18 क्या करता है? सो आर्टिकल 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन abolishes द नेम टाइटल्स लाइक, ओके, नेम टाइटल जैसे कि हम पहले यूज़ करते थे महाराजा, गाजी, नवाब, और भी दुनिया भर की चीज़ें यूज़ करते थे राजाओं के समय में। ठीक है, अंग्रेज़ों के समय में भी आई गेस बहुत सारे टाइटल्स थे जो कि यूज़ किया जाता था। ठीक है, पर अब जो, क्योंकि इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया है, तो ये वो वाले टाइटल आप नहीं यूज़ कर सकते। ये टाइटल यूज़ करोगे सो बेसिकली ये इलीगल टाइटल है, और ये आप अपने नाम के आगे नहीं यूज़ कर सकते हो। पर गवर्नमेंट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ चीज़ें दी हैं, जैसे कि आप क्या यूज़ कर सकते हो, मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस टाइटल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि कोई डॉक्टर है तो उसने डॉक्टर लगा दिया, कोई जज है तो उसने जस्टिस लगा दिया नाम के आगे, या फिर कोई कैप्टन है, मेजर है, अगर आर्मी में बात की जाए तो वो अपना टाइटल लगा सकता है। ठीक है, सो टाइटल कौन से लगा सकते हो, एकेडमिक टाइटल लगा सकते हो या मिलिट्री टाइटल लगा सकते हो। ठीक है, और आप टाइटल जो अंग्रेजों के ज़माने के थे या राजाओं के ज़माने के थे, वो टाइटल आप नहीं लगा सकते, वो लगा रहे हो तो डेट इज़ रॉन्ग। ठीक है, ओके, आर्टिकल 19 देखते हैं। सो आर्टिकल 19, ओके, सो ये आपका राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 आता है, पहली चीज़ तो ये है। सो याद रखना है 19 टू 22 आर्टिकल में क्या क्या बताया गया है, बेसिकली बताया गया राइट टू फ्रीडम। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है राइट टू फ्रीडम में। ओके, सबसे पहले एक चीज़ देखो आप, आर्टिकल 19(1)(a) क्या कहता है, ये अभी जल्दी ही एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आया है, राइट टू इंटरनेट। ठीक है, तो ये भी एक राइट बना दिया गया है, राइट टू इंटरनेट। पहले ये नहीं था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ये नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, और 2020 में ही दिया था आई गेस, और उसमें ये कंफर्म किया गया है कि राइट टू इंटरनेट इज़ अ फंडामेंटल राइट। और ये कहाँ पे आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नई नई जजमेंट है सारी, सो याद रखना है, पेपर में आती हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, सो आर्टिकल 19(1)(a) में ये चीज़ प्लेस की गई है, राइट टू इंटरनेट। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से भी पहले केरला, केरला वॉज द फर्स्ट स्टेट, ठीक है, जिसने ये डिक्लेयर किया था कि इंटरनेट इज़ अ बेसिक राइट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, सो उन्होंने अपने सिटीजन के लिए बताया था कि इंटरनेट एक बेसिक राइट है, और उन्होंने अपने वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, उसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको आर्टिकल 19(1)(a) के तहत इसको कहा कि राइट टू फंडामेंटल राइट में राइट टू इंटरनेट आता है। ठीक है, अब राइट टू आर्टिकल 19 क्या कहता है, आर्टिकल 19 हमें 6 राइट देता है, टोटल 6 राइट देता है, ये ध्यान रखना है। कितने राइट देता है आर्टिकल 19, हमें 6 राइट्स देता है। कौन कौन से देता है वो देख लेते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पहला हो गया राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, आपको बोलने का और अपनी बात रखने का पूरा पूरा अधिकार है, जब तक कि वो आपकी बात किसी के बारे में गलत चीज़ ना बोल रही हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या कहता है, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, आप कहीं भी अपनी मीटिंग रख सकते हैं, मिल सकते हैं किसी से। ठीक है, और अगर आप विदाउट आर्म्स है, मतलब कोई आपके हथियार नहीं आपके पास, तो राइट टू असेंबल पीसफुली आपके पास ये है। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या कहता है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, सो बेसिकली आप अपना ग्रुप बना सकते हो, लाइक एसोसिएशन। इवन अगर पार्टी की बात की जाए तो देखोगे नई नई पॉलिटिकल पार्टीज आती है, तो बेसिकली ये इसी अंडर 19 के ही बात होती है कि कोई भी एक सिमिलर काइंड के लोग हैं, सिमिलर मेंटेलिटी के लोग हैं, तो दे कैन फॉर्म देयर यूनियन, दे कैन फॉर्म देयर एसोसिएशन। ठीक है, अपना वो ग्रुप बना सकते हैं एक मेंटेलिटी के लोग। ठीक है, सो वो अंडर आर्टिकल 19 ही आता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं राइट टू मूव फ्रीली विदाउट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, सो इसमें क्या कह रहा है कि इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया में जितनी भी जगह हैं, हम किसी भी रोक टोक द्वारा किसी भी रोक टोक
के बिना हम इधर से उधर मूव कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। अब फिर वही बात आ जाती है कि लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हो जाती है अगर कहीं पे मिलिट्री कैंप्स हैं या फिर ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्टेट इंटरेस्ट में है, स्टेट सिक्योरिटी से रिलेटेड है, सो वहाँ नहीं जा सकते। अदरवाइज वैसे जो ना जहाँ नॉर्मल जगह है वहाँ पे आप मूव कर सकते हो कहीं भी, ठीक है, इंडिया के अंदर। उसके बाद आगे बात करते हैं राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, सो आई गेस पहले आपका जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा नहीं था कि जम्मू कश्मीर में आई गेस आप सेटल नहीं हो सकते थे, बट ये आपका आर्टिकल 371 को अबॉलिश कर दिया गया और आप वहाँ भी अब सेटल हो सकते हो, ठीक है। सो वो जो लिमिटेशन थी वो जम्मू कश्मीर की एक्सेप्शन था वो भी ख़त्म होगा अब, ठीक है। सो आप इंडिया के किसी भी पार्ट में आपको ज़मीन लेकर रहना है या रेंट पे रहना है, जैसे मर्जी वैसे कहीं भी सेटल होना है, आप बहुत आराम से रह सकते हो। नाउ इट इज़ अ राइट, ठीक है, अंडर आर्टिकल 19, ठीक है। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। कोई भी बिजनेस करना है यार आपको, ठीक है, कोई भी ट्रेड करना है, कोई भी ऑक्यूपेशन करना है, इट्स अप टू यू, आप कर सकते हो, कोई नहीं रोकने वाला। तब तक नहीं रोकेगा जब तक वो गलत नहीं होगा, इलीगल नहीं होगा, ठीक है। सो कोई भी आप लीगल वाला काम करोगे ना, सो देर इज़ नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हो और स्टेट आपको, आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको पूरी पूरी अथॉरिटी देता है, ठीक है। आगे देखते हैं आर्टिकल 20 क्या कहता है। सो आर्टिकल 20 कहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज्ड पर्सन। ओके, सो ये बेसिकली वही वाली बात है कि आपने चोरी की और आपको फांसी पे लटका दिया गया, आपका गला काट दिया गया, ठीक है। तो ये नहीं होने वाला है क्योंकि अब हमारा लॉ एंड ऑर्डर से चलता है देश, राजाओं वाला समय गया, ठीक है। सो एक्सेसिव पनिशमेंट नहीं मिलेगी आपको, आपने जो गुनाह किया है उसी हिसाब से आपको पनिशमेंट मिलेगी। और उस पर भी सपोज करो, ओके, इसमें क्या कहता है, पहले पार्ट में है नो एक्स पोस्ट फैक्टो। नो एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब सपोज करो आपने ऐसा कोई क्राइम किया आज और जिसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई उसको क्राइम ही नहीं मानते हैं, ऐसी चीज़ की आपने जिसको क्राइम ही नहीं मानते हैं, ठीक है। तो आपने सपोज करो ये 2020 में ऐसा कोई क्राइम किया जिसको इंडिया में क्राइम नहीं मानते हैं, ठीक है। अब 2021 में एक नया लॉ बन गया और जिसमें उस पर्टिकुलर काम को हमने क्राइम मान लिया, ठीक है। अब भाई आपने क्राइम किया था वो 2020 में, है ना, और जो लॉ बना है वो 2021 में बना है। तो गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि चलो आपने 2020 में तो क्राइम किया था ना, इसलिए अब चलो 2021 में आपको उसकी सज़ा दी जाए, ठीक है। गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती आपको। अब 2021 में लॉ बनने के बाद अगर कोई क्राइम करोगे तो उस क्राइम के लिए आपको पनिशमेंट मिल जाएगी, पर आपने जो पिछला क्राइम किया था उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि जब आपने वो क्राइम किया था उस समय उस क्राइम को क्राइम ही नहीं माना जाता था, ठीक है। सो ये होगा नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है। नो डबल जियो पार्टी, इसमें क्या कहता है। सो नो डबल जियो पार्टी में ये कहता है कि सपोज करो आपको एक क्राइम की कोई सज़ा मिल गई, ठीक है। आपने सपोज करो चोरी की और आपको चोरी के लिए आपको 6 महीने की जेल हो गई, ठीक है। उसके बाद आप 6 महीने बाद जेल से छूट के आए और दोबारा कोई सोच रहा है कि दोबारा आपको जेल हो जाए, तो वो नहीं होगा। आप अब छूट चुके हो और आप एक नॉर्मल सिटीजन हो, आप कोई मुजरिम नहीं हो, मुजरिम थे और आपने उसकी पनिशमेंट पूरी कर ली, ठीक है। सो दोबारा आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, जेल हो गई मीन्स जेल हो गई, उसके बाद दोबारा जेल नहीं होगी। उसी उसी चीज़ में अगर आप दूसरा फिर कोई क्राइम करते हो यार तो डेफिनेटली आपको जेल जाना पड़ेगा, अदरवाइज अगर सेम क्राइम है और पनिशमेंट भी हो चुकी है तो आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। चलो ठीक है। सो नो, ओके, नेक्स्ट इज नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या कहता है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन कहता है कि आपको गवर्नमेंट फोर्सफुली नहीं, आपको फोर्सफुली कोई चीज़ नहीं कह सकती कि ओके, सपोज करो आपने कोई क्राइम किया है, सपोज इट आपने कोई क्राइम किया है, ठीक है, और आपको गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि उसे एक्सेप्ट करो, या फिर आपने क्राइम नहीं भी किया है और अगर आपको कोई फोर्सफुली कह रहा है कि ओके एडमिट करो कि आपने क्राइम किया है, सुनो, गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती। आप आपसे जो इंटेरोगेशन होती है डेट इज़ डिफरेंट थिंग, ठीक है, पर गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि भाई आपने जो क्राइम किया उसका सबूत आप खुद ला के दो। सपोज करो किसी ने चोरी की और किसी को नहीं पता कि उसी ने चोरी किया है, ठीक है, पर क्योंकि वो
उस जगह पाया गया और उसको पकड़ लिया गया, ठीक है। चोरी हो चुकी है पर वो गलती से बेचारा उस जगह चला गया और पकड़ लिया गया। अब पता नहीं वो बंदे ने चोरी की है या नहीं, पर वो उस जगह पा गया तो इसलिए पकड़ लिया गया। अब गवर्नमेंट का काम क्या है, पुलिस का काम क्या है, बेसिकली उस बंदे को ढूंढना जो कि चोर है, ठीक है, जिसने चोरी की है। अब अगर आप वहाँ मिल गए हो तो गवर्नमेंट ये आपसे नहीं कहेगी कि चलो कबूल करो कि आपने ही चोरी की है, नहीं। आपसे पूछताछ, नॉर्मल पूछताछ कर सकती है, पर ये नहीं कहेगी कि भैया कबूल भी करो कि आपने ही चोरी किया और अपने खिलाफ सबूत भी ला के दो, नहीं, ये काम भाई तुम्हारा है, तुम लोग करो, ठीक है। सो बेसिकली ये काम जिसका होता है वो करेगा, तो आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि अपने खिलाफ ही ला के सबूत दो, अपने खिलाफ ही सारे बयान दो कि आपने ही किया, नहीं। आपके पास पूरा पूरा हक है कि खुद को बचाने का, ठीक है। तो पुलिस या फिर कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी आपको फोर्स नहीं कर सकती कि अपने खिलाफ ही आप सबूत दो, अपने खिलाफ ही आप एडमिट करो कि आपने ही की है, ठीक है। आपसे इंटेरोगेशन पर किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, पर आपसे ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है कि आप अपने को ही बेसिकली कहो कि मैं मुजरिम हूँ और फिर सबूत भी ला के दो कोर्ट में कि मैं ही मुजरिम हूँ, ये क्राइम मैंने किया, नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 21 की। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 21, और इसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल के अंदर बहुत सारे राइट आ जाते हैं आपके, ठीक है। हम कुछ की बात करेंगे बस जो कि इंपॉर्टेंट है। सो आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ओके, लाइफ एंड लिबर्टी क्या होती है बेसिकली, आपकी जो भी आज़ादी है, जो भी आपकी लाइफ है बेसिकली, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, मतलब जो भी लाइक इसमें सारी चीज़ आती है, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, राइट टू हेल्थ, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लिव, इसमें दुनिया भर की राइट्स कवर कर दिए गए हैं, ठीक है। राइट अगेंस्ट हैंडकफ एंड सो ऑन, ठीक है। सो इसमें हम सिर्फ दो तीन चीज़ें देखेंगे, आपके राइट टू लिव है, जैसे कि राइट टू हेल्थ हो गया, और राइट टू प्राइवेसी ये नया है, ठीक है, पहले नहीं था। ये 2017 में एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से राइट टू प्राइवेसी आ गया है, ठीक है। और वो केस कौन सा था, केस था पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि राइट टू प्राइवेसी इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट, और इसको फिर हमने आर्टिकल 21 के अंदर ही रखा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा केस था, पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2017 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आया, ठीक है। ओके ओके, इसमें देखेंगे आर्टिकल 21 ए क्या कहता है, राइट टू एजुकेशन है, ठीक है। सो आर्टिकल 21 ए डिक्लेयर्स दैट स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल सिटीजन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, ठीक है। 6 साल से 14 साल के बच्चों को सबको फ्री एंड कंपल्सरी, कंपल्सरी मतलब देना ही देना है, एजुकेशन, ठीक है, free and compulsory education to all the citizen of age group of 6 to 14 years. So this is article 21A, right to education, ठीक है। ओके, आर्टिकल 22 देखते हैं। आर्टिकल 22 क्या कहता है। सो आर्टिकल 22 कहता है बेसिकली ये आपको गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। सो आर्टिकल 22 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन, जो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया उनको ये प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन में क्या देता है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, किस ग्राउंड पे, किस बिना पे उनको अरेस्ट किया गया है, ठीक है। राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर, ठीक है, उनको वकील हायर करने का या फिर एक वकील का हक है लीगल प्रैक्टिशनर हायर करने का, ठीक है, खुद को बचाने के लिए, ठीक है। अच्छा, गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर एक मजिस्ट्रेट के सामने उनकी पेशी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर वो पेशी नहीं हुई तो उसको फिर फ्री छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। 24 घंटे के अंदर या तो मजिस्ट्रेट के पास पेश करो, अगर पेश नहीं कर पाए तो उसको छोड़ना पड़ेगा, 24 घंटे से ज़्यादा आप किसी को अंदर नहीं रख सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 क्या कहता है, आर्टिकल ओके, सो आर्टिकल 23 से 24 मतलब दो आर्टिकल एक साथ हैं। इसमें क्या होता है, राइट टू, ओके वेट, यहाँ पे गलत है, ओके ये होना था। सो दिस इज राइट अगेंस्ट
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। सो आर्टिकल 23 से 24 में ये बताया गया है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसको काट लेना है, राइट टू, ये तो उल्टा ही हो जाएगा फिर, ठीक है। सो ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 23 और 24 में मेंशन है, ठीक है। सो बेसिकली 23 में क्या कहता है, ठीक है, आर्टिकल 23 में प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, ठीक है। मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। किसी को देखा होगा या मूवीज़ में देखा होगा कि बच्चों को किडनैप करके उनसे लेबर लाइक भीख मंगवाते हैं और ये सारे काम कराते हैं, विच इज़ इलीगल, ठीक है। ऑल्सो आपने देखा होगा चिल्ड्रन विमेन से इलीगल काम कराते हैं जो भी। सो वो सारी चीज़ें नहीं करनी होती है, ठीक है। और अगर वो आप करते हो, कोई भी करता है, सो डैट इज़ इलीगल और उसके लिए उसको सज़ा मिलेगी। सो आपको याद रखना है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर्स, ठीक है। फोर्स्ड लेबर और ह्यूमन बीइंग ट्रैफिकिंग, ये दो चीज़ों के अगेंस्ट है ये आर्टिकल 23, ठीक है। बात करते हैं 24 की। सो 24 कहता है कि आप चाइल्ड लेबर नहीं करा सकते किसी से। देयर शैल बी नो लेबर बिलो द एज ऑफ 14, 14 साल से नीचे कोई बंदा अगर किसी को हायर करता है काम करने के लिए किसी भी इंडस्ट्री में, सो डैट इज़ इलीगल, ठीक है। और उसके लिए उसको सज़ा हो सकती है। सो बेसिकली इट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ठीक है। सो काम नहीं करा सकते भाई 14 साल से छोटा अगर बच्चा है कोई तो, ठीक है। आर्टिकल 25 से 28 है नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपको कोई भी धर्म जो भी आप चाहते हो फॉलो करना, ठीक है, उसमें उसको फॉलो करने का आपका पूरा पूरा हक है, और ये हक आपका कॉन्स्टिट्यूशन देता है अंडर आर्टिकल 25 टू 28, ठीक है। इसमें देखते हैं आर्टिकल 25 क्या कहता है। सो आर्टिकल 25 गिव्स अस फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, ओके, याद रखना है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है। जो आप रिलीजन में बाय बर्थ हो अगर, और बाद में किसी और रिलीजन को अपनाना चाहते हो, ये आपका पूरा पूरा हक है। आप अपने रिलीजन की प्रैक्टिस कर रहे हो, बिल्कुल हक है, आप कर सकते हो, ठीक है। या फिर जो भी रिलीजन आप चाहते हो प्रैक्टिस करना, ठीक है, वो बिल्कुल आप कर सकते हो। उसमें कोई भी सेंटर या फिर कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी कुछ नहीं करेगा, ठीक है। आपकी मर्जी है, आपका ये राइट है, आप जो मर्जी हो करो, जो भी रिलीजन फॉलो करना है, जिसको भी मानना है आप मानो, ठीक है। बस ये होता है कि अगर आप पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, ठीक है, इनको आप हार्म नहीं कर रहे हो किसी तौर पे, ठीक है। जो भी करो, जैसे भी करना है करो, पर मोरालिटी, पब्लिक हेल्थ और पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, इसको हार्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अलावा आप पे सारा राइट है, जो भी फॉलो करना है वो आप फॉलो करो, जो भी रिलीजन फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है। अगेन ये भी है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, ठीक है। अब रिलीजियस अफेयर में क्या है, रिलीजियस अफेयर में जो भी आपका रैलीज निकालते हैं, जो रिलीजियस रैलीज निकालते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें करते हैं रिलीजियस चीज़ें, ठीक है। आप अगर हिंदूज़ की बात करें तो कथा वथा कराते हैं। सो ऑल दोज थिंग्स, जो भी पूजा वूजा होती है, ठीक है। सो ये सारा फ्रीडम है आपको, आप करा सकते हो, बशर्ते आपको पब्लिक ऑर्डर बना के रखना है, ठीक है। मोरालिटी नहीं ख़राब होनी चाहिए और हेल्थ पे किसी के असर नहीं पड़ना चाहिए। बाद बाकी आप जो भी करना है अपने रिलीजियस के लिए, ठीक है, वो आप कर सकते हो, ठीक है, अंडर आर्टिकल 26, ठीक है। सो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर गिव्स आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 क्या कहता है। सो फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। कुछ नहीं, बस ये ध्यान रखना है कि जो भी आप डोनेशन वोनेशन करते हो रिलीजियस के नाम पे, भगवान के नाम पे जिसे कहते हैं, ठीक है, किसी मंदिर में गया, मस्जिद में गया, गुरुद्वारे में गया और आपने कोई डोनेशन कर दिया, ठीक है, सो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और उसको वो टैक्स फ्री रखा गया है, डेट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है। ये किस में मेंशन किया गया, आर्टिकल 29 और 30 में बताया गया है, ठीक है।
सो बेसिकली ये माइनॉरिटीज़ के बारे में बात करता है ये राइट, जैसे आप देख रहे हो दिस राइट टॉक्स अबाउट माइनॉरिटीज़, ठीक है। सो आर्टिकल 29 में कहा गया प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ के जो इंटरेस्ट है, माइनॉरिटीज़ का मतलब वो हो गया कि जो अ, जैसे कि लैंग्वेज में है या कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है, ठीक है, या फिर पर्टिकुलर सोसाइटी है कोई, और वो बहुत कम नंबर्स में है, पॉपुलेशन उनकी बहुत कम है, ठीक है। सो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात अगर कर ले तो उस लैंग्वेज को बोलने वाले कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जब बात आती है तो आर्टिकल 29 काम करता है वहाँ पे, ठीक है। और फिर आर्टिकल 30 में क्या करता है, आर्टिकल 30 कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटी टू स्टेबलाइज एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो माइनॉरिटी वो अपना पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकती है, ठीक है, उनका ये हक है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट एंड एडमिनिस्टर देयर कम्युनिटी बेसिकली, ठीक है। सो अपनी कम्युनिटी को अपनी कम्युनिटी को आई गेस क्या कहेंगे इसे, चलाने के लिए, ठीक है, उनको लिटरेट करने के लिए या उस चीज़ को बताने के लिए, ठीक है। सो वो क्या कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं। अब देखो कि बहुत सारे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमारे इंडिया में हैं जो कि माइनॉरिटीज़ चलाते हैं, ठीक है। वो अपनी चीज़ों को बताते हैं, ठीक है, अपनी चीज़ों को बचा के रखने, प्रिजर्व करके रखना, वो सारी चीज़ें वो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ अगर देखा जाए मॉडर्न डेज में हमने एक तरह से देखा जाए तो हमने हिंदी को भी एक सेकंड लैंग्वेज में कर दिया है, फर्स्ट लैंग्वेज हम इंग्लिश ही करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली वैसे अगर हिंदी तो इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसके बाद भी ये हालत हो गई हिंदी की, अगर दूसरी लैंग्वेजेस की बात की जाए तो उनकी क्या हालत होगी। सो उसको बचाए रखने के लिए, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो पर्टिकुलर माइनॉरिटी कमिटी बना सकती है, ठीक है। सो आप इसमें याद रखोगे राइट ऑफ minorities to stabilize and administer educational institution under article 30। ओके, सो आर्टिकल 32 देखते हैं। आर्टिकल 32 क्या कहता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी एक बार देख लेते हैं इसको। आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स अ गारंटेड रिमेडी इन फॉर्म ऑफ अ फंडामेंटल राइट itself for enforcement of all other fundamental rights. The Supreme Court is designated as the protector of these rights by Constitution. अभी तक जितने भी राइट पीछे हमने पढ़े, फंडामेंटल राइट या फिर अभी आगे जो 33, 34, 35 है, ठीक है, उनका अगर वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हो या फिर हाई कोर्ट जा सकते हो और उन गुहार लगा सकते हो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से कि मेरा एक पर्टिकुलर राइट वायलेट हो रहा है और उसको बचाया जाए, ठीक है। सो ये आपका सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द प्रोटेक्टर ऑफ दीज राइट्स, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है, ठीक है, टू इशू रिट, ठीक है, रिट इशू करने की पावर है। और सुप्रीम कोर्ट अगर कोई रिट इशू करता है तो अंडर आर्टिकल 32 सॉरी या 32 करता है, और अंडर आर्टिकल 2 to 6 फंडामेंटल राइट नहीं है, आर्टिकल 2 to 6 फंडामेंटल राइट नहीं है, पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हाई कोर्ट करता है। रिट इशू कोई करता है तो वो हाई कोर्ट करता है, ठीक है। और इवन अगर आपका कोई राइट वायलेट हो रहा है तो आप हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास तो जा ही सकते हो, पर हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हो। और वो हाई कोर्ट अगर कोई जजमेंट देता है तो उसको माना जाएगा, सेंटर को कंपेल हो जाएगी सेंटर को उसको माने, ठीक है। वो बाद में फिर हाई कोर्ट जाएगी, वो डेट इज़ डिफरेंट थिंग, पर अगर आप हाई कोर्ट जाते हो तो हाई कोर्ट में भी आपको आपकी सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो सकता है। सो वो जो हाई कोर्ट में जो जिस आर्टिकल के तहत ये आती है वो आर्टिकल है 2 to 6, और वो आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 32 किया गया है जो कि सुप्रीम कोर्ट इशू करता है रिट, ठीक है। और ये हार्ट एंड सोल बहुत इंपॉर्टेंट है ये राइट, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट किसने दी थी, बी आर अम्बेडकर ने, बी आर अम्बेडकर। सो बी आर अम्बेडकर जी ने ये स्टेटमेंट दी थी, और इस स्टेटमेंट से आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल 32 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो आर्टिकल 33, सो आर्टिकल 33 बेसिकली इट एम्पावर्स पार्लियामेंट
टू मेक लॉज डैट वुड रिस्ट्रिक्ट द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू अ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मेंबर ऑफ कौन कौन से, इंडियन आर्मी एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है, बेसिकली आर्टिकल 33 एम्पावर करता है, ये हक देता है किसको, पार्लियामेंट को, कि वो अपने लॉज बना सकती है। ठीक है, जो लॉज क्या करेंगे, फंडामेंटल राइट को भी रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को भी रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कुछ हद तक, और वो लॉज सिर्फ इंडियन आर्मी और इंटेलिजेंस ब्यूरो के खिलाफ हो सकते हैं, मतलब उनके लिए हो सकते हैं। ठीक है, और ये नॉर्मल सिटीजन पे वो लॉज नहीं बना सकते। ठीक है, जो कि फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दें। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, सपोज करो अगर इंडियन आर्मी में है कोई, ठीक है, और इंडियन आर्मी में है या फिर आपका सीबीआई में है कोई, और पब्लिकली ऐसे काम कर रहा है जो कि उसे नहीं करना चाहिए, सिर्फ नॉर्मल पब्लिक को अलाउड है वो काम। फॉर एग्जांपल कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है देश में, या फिर कोई वॉर जैसी सिचुएशन है या कुछ ऐसी चीज़ है, पर और एक बंदा आर्मी का अगर प्रोटेस्ट पे बैठ रहा है, ठीक है, सो ये कैसा रहेगा कि आपको अभी देश को बचाना है, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। सो ये ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, सो आर्मी के लोगों के लिए ऐसी चीज़ें, ऐसे फंडामेंटल राइट्स बनाए हैं, ऐसी चीज़ें मतलब ऐसे राइट्स लॉज बनाए हैं कि ये फंडामेंटल राइट को इनके कुछ हद तक रिस्ट्रिक्ट कर देती है। ठीक है, उसके बाद एक बार ये अगर रिटायर हो जाते हैं देन ये लोग उस लिमिटेशन से बाहर हो जाते हैं। पर क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है, तो ये इन लोगों के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, इनके राइट्स में कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है। अब अगर बात कर जाए सीबीआई की या आईबी की बात करें, तो इनके पास काफ़ी सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस होती हैं, काफ़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, हो सकता है कि वो अगर बाहर आ जाएं, लीक हो जाएं, तो पब्लिक के लिए या देश के लिए खतरा हो सकती है। ठीक है, तो इनके राइट्स को भी लिमिट किया गया है कि ऐसी चीज़ें आप किसी से नहीं बता सकते, शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें इनके लिए भी रिस्ट्रिक्ट कर दी गई हैं। सो ये पार्लियामेंट के पास हक है कि वो लॉज बना सकती है टू रिस्ट्रिक्ट द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट की एप्लीकेशन को रोकने के लिए उन लोगों के लिए जो कि इंडियन आर्मी या इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आर्टिकल 34, आर्टिकल 34 क्या कहता है, पार्लियामेंट में बाय लॉ इंडेमनीफाई एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ द यूनियन और ऑफ अ स्टेट और any other person in respect of any act done by him in connection with the maintenance or restoration of order in any area। ओके, बेसिकली इसमें कहा क्या गया, कहा ये गया है कि इंडेमनीफाई मतलब जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, गवर्नमेंट ये कर सकती है कि किसी बंदे को ये बोल दिया जाए कि ओके ये जो भी कुछ करेगा आप, इसके लिए सज़ा नहीं होगी, इसको जो भी करेगा ये स्टेट के और देश के लिए अच्छे के लिए ही करेगा, तो इसको सज़ा नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ओके, सो ये जो पिक्चर है बेसिकली ये कुछ हद तक रिलेट करती है, मतलब ये पिक्चर पूरा पूरा आर्टिकल 34 को नहीं बताती है। आर्टिकल 34 इज डिफरेंट थिंग, बेसिकली मिलिट्री रूल हो जाता है, ठीक है, मार्शल लॉ हो जाता है, और जहाँ पे मिलिट्री आ जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे लोगों के जो फंडामेंटल राइट होते हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और आपने मार्शल लॉ देखा होगा, घरों से बाहर नहीं निकलते हैं लोग, और पब्लिक हियरिंग नहीं होती, पब्लिक मीटिंग्स एकदम ख़त्म हो जाती है। ठीक है, सो डैट इज़ मार्शल लॉ। पर अगर आप कर्फ्यू इंडिया लॉकडाउन की बात करें तो उस समय भी कुछ हद तक ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि पुलिस वाले ने बहुत डंडे बरसाए लोगों पे, लोग बाहर ज़बरदस्ती निकल रहे थे कोरोना के समय और लोगों को मारा पीटा गया। मारा पीटा मीन्स पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए गया, बिकॉज ये पेंडेमिक था, और पेंडेमिक से गवर्नमेंट का काम क्या है, लोगों की जान बचाना। अब लोगों को पीट के बचाना है या प्यार से बचाना है, इट्स अप टू गवर्नमेंट। अगर लोग प्यार से मान रहे तो ठीक है, अदरवाइज पीट के बचाना है, पर लोगों की जान बचाना। तो वैसी सिचुएशन में ही जो पुलिस होती है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, उनको इंडेमनीफाई किया जाता है कि वो अगर कुछ ऐसा कर भी रहे हैं, लोगों को पीट भी रहे हैं, सो उनको उसके लिए कोई सज़ा नहीं मिलेगी। ठीक है, सो उनको उससे प्रोटेक्शन मिलती है फ्रॉम आर्टिकल 34। ठीक है, अब देखो इस पिक्चर में, अब ये पुलिस वाला इसको मार रहा है। ठीक है, अब ये मार क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। ठीक है, लॉकडाउन है और ये बंदा बाहर निकला हुआ है। सो दिस इज़ व्हाट पिक्चर इज शोइंग। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऐसे लॉज बना सकती है और ये सारे अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, ओके, अगला देख लेते हैं आर्टिकल 35, और ये लास्ट आर्टिकल है। ठीक है, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट का पार्ट है। ठीक है, सो इसमें क्या कहते हैं, ओके ध्यान से देखना, ये भी पार्लियामेंट के से ही रिलेटेड है कुछ। सो पार्लियामेंट
शैल हैव एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट शैल नॉट हैव, ये ध्यान देना, सिर्फ पार्लियामेंट के पास ये पावर होगी। अंडर आर्टिकल 35 जो भी काम होगा सिर्फ पार्लियामेंट के पास, स्टेट लेजिस्लेचर के पास कोई भी पावर नहीं होगी इससे रिलेटेड, आर्टिकल 35 से रिलेटेड कोई भी पावर नहीं होगी। ओनली द पार्लियामेंट shall have and the state legislature of shall not have the power to make laws, किस किस के तहत लॉज बनाने के लिए, विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स विच अंडर क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 32 और आर्टिकल 33 और 34, 33 34 तो हमने देख लिया कि सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही पावर होगी, तो वही चीज़ ये आर्टिकल 35 में बोला जा रहा है कि सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही ये पावर होगी कि इनके तहत लॉज बनाए जाएं, आर्टिकल 33 और 34। पर अगर आर्टिकल 16 की बात करें और आर्टिकल 32 की बात करें, तो आर्टिकल 16 में भी गवर्नमेंट के पास पावर है कि इवन रिट का मतलब जो हमने अभी आर्टिकल 32 में देखा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है कि रिट इशू किया जाए, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। पर गवर्नमेंट के पास भी पावर है कि किसी लोअर कोर्ट को भी ऑथराइज कर दे कि रिट एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट करे और रिट एप्लीकेशन पे सुनवाई करे। सो वो पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है, सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है। वैसे अगर बात करें आर्टिकल 16 में क्या कहा जाता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सो जितने भी गवर्नमेंट की जॉब निकलती है उसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, जितनी भी जॉब्स निकलती है उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ठीक है, किसी से भेदभाव ना हो। अदरवाइज अगर जस्ट इमेजिन करो कि उत्तर प्रदेश अगर कोई जॉब निकालेगा तो क्या करेगा, 100% कह देगा कि या कहेगा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ही जॉब है पर्टिकुलर, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जॉब निकल रही है, उत्तर प्रदेश में पोस्टिंग है या फिर बिहार में पोस्टिंग है, तो वो लोग क्या कह देंगे कि ठीक है सिर्फ यहाँ बिहार के लोगों को ही लिया जाएगा और बाहर वालों को नहीं लिया जाएगा। तो ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है। और ये राइट किसको है, सिर्फ पार्लियामेंट को राइट है, ठीक है। अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट तो अपने, अब होता कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अपने लोगों को खुश करने के लिए कि हमें नेक्स्ट टाइम अगर सरकार में आए तो हमें वोट मिले, और वो फिर कुछ ऐसे लॉज बना देती हैं जो कि पूरे देश को, लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर स्टेट में पूरे देश की बात नहीं हो सकती ना, पूरा देश हमारा बहुत बड़ा है, ठीक है, तो पूरे देश की हमें देख कर चलनी पड़ती है, पूरे देश को कन्वीनियंस हो उस हिसाब से देखना पड़ता है। पर अगर बात करें एक पर्टिकुलर स्टेट की, तो वो क्या, उसको क्या होगा कि उसको यही होगा कि भैया हम अपने स्टेट को अच्छा करें सो डेट नेक्स्ट टाइम हमें वोट मिले और हम जीत जाएं, ठीक है। पर बात जब स्टेट की आती है, मतलब स्टेट मतलब यूनियन की आती है, पूरे देश की आती है, तो इसलिए सिर्फ पार्लियामेंट के पास ये हक है कि इन मैटर्स पे वो लॉज बनाए। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी लेजिस्लेचर के पास, लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट के पास नहीं है ये राइट कि इन पर्टिकुलर थिंग्स पे वो लॉज बनाए। सो ये जितने भी आर्टिकल 35 में जितने भी लॉज बनते हैं वो सारे किसके पास पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।